आज शुरू करते हैं बेटा जी रेस्पिरेशन प्लांट्स में जो यूनिट है, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ रखा है इस यूनिट के अंदर, वो रेस्पिरेशन के मायने क्या होते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज मीन्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने फिर पढ़ रखा बेटा जी ग्लाइकोलाइसिस, यानी कैसे ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड बनाने का क्या मीनिंग होता है। दैट मीन्स पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलाइसिस एंड गिव्स पायरुविक एसिड। फिर हमने पढ़ा था बेटा जी लिंक रिएक्शन और फिर हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, है ना। तो आज जितनी भी बातें हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़े हैं उसको आज समाप्त करेंगे और वहाँ से कितने NADH2 और कितने FADH2 बने हैं आज उसको कलेक्ट करेंगे और सबको कलेक्ट करने के बाद हम लोग ETS यानी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग पहुंचा देंगे, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां पर पहुंचाएंगे और उस NADH2 और FADH2 को यूज करके बेटा जी एनर्जी बनाएंगे। क्लियर। तो आज बेसिकली आज हम लोग रिवीजन करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, लिंक रिएक्शन का, क्रेब्स और वहां से हम ATP NADH2 सारी कुछ कैलकुलेशन करेंगे और कितना मुझे ATP मिलने चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। तो बेटा जी अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस, है ना बेटा। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने बताया था, आज क्विक रिवीजन होगा। ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। और जहां भी बायो में लाइसिस पड़ रहा है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन। तो हम समझ गए थे पिछले क्लास में कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो अब हम देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यदि ब्रेक करता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। कितना बनेगा बेटा जी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर। क्योंकि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक करेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। इतनी बातें हम लोग पढ़े थे। तो हम ये भी देखे थे कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ये कॉमन होता है। दैट मीन्स बेटा जी अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज इंटर करा, ये ग्लूकोज टूट करके क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज का डिफरेंट लेवल पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा जी। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, अगर इसको हम सेल कह रहे हैं तो ये बेटा जी सारी चीजें सेल के इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड बन रहा है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। तो एक बात समझ में आ गई सर कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का टूटकर पायरुविक एसिड बनना यही प्रोसेस होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड देता है टूट करके। यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब बेटा जी ध्यान से मेरी बात सुनना। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुविक एसिड, यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल। लेकिन यहाँ पर बेटा जी ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट होगा सेल के अंदर तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं करेगा और क्रेब्स साइकिल रन नहीं होगी। दूसरी बात समझ में, मतलब हम समझ गए कि सर सबसे पहले ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है।
ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन होगा। ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्रेब साइकिल चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और यहाँ पर लॉट्स ऑफ एटीपी, लॉट्स ऑफ NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा जी? तो हम समझ गए कि इट इज अ बोथ इट इज अ कॉमन पाथवे ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म। आज का मेरा जो कंसर्न ये है कि कितने NADH2 और कितने ATP ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं, क्रेब साइकिल से, लिंक रिएक्शन से, पूरी प्रोसेस पर देखेंगे और ATP कैलकुलेट करना बेटा जी आपको हम सिखाएंगे। तो ये सारी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जा करके हो सकते हैं, है ना। और मैं बार बार कहता हूं कि नॉलेज को आप शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से बेटा जी, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है ना। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्लियर बेटा जी? तो इसलिए आप पढ़ाइए और सबको बताइए। जानकारी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर अगर बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं बेटा जी, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती आपके लिए। क्लियर? चलिए, अब मैं प्रोसेस क्या था, कैसे सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का। दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप, दिस इज द मल्टीपल स्टेप या मल्टी स्टेप प्रोसेस। क्लियर बेटा जी? देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज आता है और ये ग्लूकोज टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। किसमें बेटा जी? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। क्लियर? अब यहां पर कुछ एंजाइम्स लगते हैं इस ग्लूकोज के कन्वर्जन। चलिए आप बताएंगे कौन सा एंजाइम है। यस, किसी बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उसका नाम होगा हेक्सोकाइनेज, और ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया। यहाँ पर कुछ मैग्नीशियम आयन की भी दरकार होगी इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाने। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा और आना भी लाजमी है कि सर ये ग्लूकोज है यानी 6 कार्बन कंपाउंड की एक चेन है और यहाँ से बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी कहीं न कहीं इस ग्लूकोज के छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है ना बेटा जी। इस ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर जो कार्बन है उस पर फॉस्फेट ऐड हुआ। तो फॉस्फेट कहाँ से लाओगे? बोलिए कहाँ से लाइएगा? यस, किसी बच्चे ने कहा कि सर कोई चीज हम बनाने जा रहे हैं, कोई चीज हम है ना मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो बेटा जी आपने यहाँ पर एक ATP इन्वेस्ट किया और वो ADP में कन्वर्ट हो गया ATP, और इसी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब ADP में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो उसका एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर जाकर लग गया। तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, है ना बेटा जी। तो अभी हमने एक स्टेप देखा। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज आया, सेल के साइटोप्लाज्म में हेक्सोकाइनेज एंजाइम था, मैग्नीशियम आयन था, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। बेटा जी एक ATP लॉस हो गया, है ना। अब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। किसमें हो जाएगा? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अब यहाँ पर कोई ATP खर्च नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के बेटा जी। तो यहाँ पर बस एक एंजाइम लगा देना, आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है? आइसोमरेज, है ना। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बेटा जी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। इसमें फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 पहले से ही फ्रक्टोज के 6th पोजीशन पर फॉस्फेट था, यहाँ
पर 1/6 बाई यानी 2 फॉस्फेट लग गया, एक तो छठे पर था और एक फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट लगा। तो एक बात बताओ कहाँ से लोगे, जल्दी बोलिए। यस सर, अगेन यहाँ पर एटीपी ब्रेक हुआ, एडीपी में कन्वर्ट हुआ और उस एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट इस फ्रक्टोज में फर्स्ट पोजीशन पर हमने जोड़ दिया और रिमेनिंग स्ट्रक्चर बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्लियर बेटा जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 स्टेप चले और ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप प्रोसेस हैं आपको मैं बता चुका हूँ, 10 स्टेप प्रोसेस। तो 3 स्टेप प्रोसेस पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या लग गया बेटा जी, एटीपी मैंने खर्च कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है एल्डोलेज। क्या नाम है बेटा जी, एल्डोलेज। और एल्डोलेज एंजाइम इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहाँ पर बन जाएगा GAL 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट। बिकॉज ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर, मतलब ये एंजाइम थोड़ा सा चला के एंजाइम देखा कह रहे ये तो बस केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि बस एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एल्डोलेज एंजाइम कहा कि नहीं, फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको 20 से क्यों न तोड़ दिया जाए, क्योंकि 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाए। जैसे ही एल्डोलेज एंजाइम इस पर एक्ट करता है, इसकी पोटेंशियल रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बेटा जी कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PGL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर होगी बात। फोर्थ स्टेप यहाँ पर चले आए हम। अब यहाँ देखिए आपके NCERT में तो दिया है 10 स्टेप, लेकिन बच्चे बस एरो कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं कि सर 9th स्टेप ही है। नो, ये बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। धाप जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट बेटा जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी तो एक स्टेप हो गया ना केमिकल रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं। अब जो पागल है ग्लिसरैल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट आगे बढ़ेगा और ये बनाएगा 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनाया बेटा जी। फिर यहाँ से बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। फिर यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। फिर यहाँ पर बनाएगा फॉस्फोइनालपाइरुवेट PEP, फॉस्फोइनालपाइरुवेट, और फिर यहाँ से बन जाएगा पायरुविक एसिड। यही तो है ग्लाइकोलाइसिस कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दो। अब बेटा जी यहाँ पर जब PGL बना रहा था 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पर देखो NAD का हो गया रिडक्शन और NAD रिड्यूस होकर बना दिया बेटा जी NADH2। तो यहाँ पर एक मुझे NADH2 मिला। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर रेस्पिरेशन तो हम करते हैं ग्लूकोज को तोड़कर ATP बनाने के लिए, यहाँ तो आपने बना दिया NADH2। बेटा जी NADH2 भी इनडायरेक्टली सोर्स ATP का, यहाँ ATP नहीं दे रहा है लेकिन अपने पास 3 ATP को चुरा कर रखा है। That means 1 NADH2 gives 3 ATP to ETC। जब ETC में जाएगा तो 3 ATP का इक्विवेलेंट ये है ना बेटा। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट भी बोल देते हैं ना, जैसे एसिड को जैसे फ्लूरिक एसिड को फ्लूरेट बोलते हो, मैलिक एसिड को मैलेट बोलते हो, उसी तरह से मैंने लिखा कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एकदम ध्यान से लिया, दिमाग होगा बेटा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी इसके फर्स्ट पोजीशन पर
थर्ड पोजीशन पर भी फॉस्फेट है ना। ये कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, दैट मीन्स एक फॉस्फेट इसका खत्म हो गया, केवल इसके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी थर्ड पोजीशन पर ही इसके फॉस्फेट हैं, है ना बेटा जी। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी जब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट अलग हुआ, और जैसे ही फॉस्फेट अलग हुआ एडीपी ने उस फॉस्फेट को अपने से जोड़ लिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। देखो मिला, पहले मैंने वेस्ट किया, अब रिटर्न आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है तो यहाँ भी एटीपी बनने चाहिए। कितने बच्चे बोल रहे बनने चाहिए? नो, नहीं बनने चाहिए बेटा जी। इसलिए नहीं बनने चाहिए, यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है, थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट है, तो इसीलिए ये हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 2 पीजीए है, जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है तो यहाँ पर इसके फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हुआ है, 3 से निकल करके सेकेंड पर आ गया, 3 कार्बन से फॉस्फेट सेकेंड कार्बन पर आ गया, इसलिए इसका नाम हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक। क्लियर बेटा जी। उसके बाद फॉस्फोइनल पाइरूवेट बन जाएगा, यहाँ पर पाइरूविक एसिड यहाँ बन रहा है, यहाँ पर बेटा जी जब पेप पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और पूरी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में मुझे कितने एटीपी मिले, आप बताएंगे कितने एटीपी? 2 तो मैंने 1 और थर्ड पोजीशन पर खत्म कर दिया था एटीपी। देखो मैं ब्लैक से कर दूं ताकि आपको इजी विजिबल हो जाए, है ना। तो 1 और थर्ड पर देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस, है ना बेटा। गेन मुझे कितना हुआ? गेन कितना हुआ? 1 एटीपी यहाँ पर 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 1 एटीपी यहाँ पेप से पाइरूविक एसिड, यानी 2 एटीपी मुझे मिल गए। क्या 2 ही मिलेंगे यहाँ? नहीं, बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, धाप और पागल। तो पागल जब आगे बढ़ा तो एक पाइरूविक एसिड दिया, फिर धाप भी तो पागल में कन्वर्ट होगा, ये भी तो रिएक्शन चलेगी, इसीलिए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पाइरूविक एसिड बनता है। समझ में बातें आ गई। तो जब एक प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो 2 एटीपी, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो 2 एटीपी, 4 एटीपी बन गए ना बेटा जी। बट 2 एटीपी आपने खर्च कर दिया तो 4 - 2 यानी 2 एटीपी। तो कोई पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन कितने एटीपी का हुआ, तो आप कहना 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में कितना हो गया बेटा जी? 2 एटीपी नेट गेन हो गया, है ना। अब सुनो, NADH2 कितने हो गए? जल्दी बोलिए, 1 या 2? 2, यस। इसलिए पागल से जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो एक NADH2, ये जब इसमें कन्वर्ट होगा दूसरा पाइरूविक एसिड बनाने के लिए, फिर एक NADH2। तो कितने NADH2 बन गए? जल्दी बोलिए, 2 NADH2, और 1 NADH2 gives 3 ATP। 1 NADH2 कितने देते हैं बेटा जी? 3 ATP देते हैं, तो 2 कितने हो गए? 6 ATP। लेकिन ये अपना ATP यहाँ नहीं देगा, ये चुरा कर रखा हुआ है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा तो वहां पर इनर मेम्ब्रेन पर चलेगा इन प्रोसेस, उस प्रोसेस में ये अपना ATP। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर इसका भी ATP हम कैलकुलेट कर लें तो ओवरऑल कितना देखा जाए तो मुझे कितना मिल गया? 6 ATP यहाँ से और 4 ATP यहाँ से, 10 ATP। इसमें से 2 ATP आपके ऊपर खर्च कर दिया तो ओवरऑल कितना? 8 ATP ओवरऑल। लेकिन नेट गेन कितना हुआ? 2। तो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस। मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, आज मुझे ATP NADH2 कैलकुलेशन बताना है, इसलिए मुझे पूरी साइकिल बताना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पाइरूविक एसिड बन गए, याद रखना पाइरूविक एसिड में 2 NADH2 4 ATP। क्लियर बेटा जी?
2 ATP यूज हो गए, तो नेट गेन कितना हो गया 2 ATP। आगे बढ़ सकते हैं बेटा जी, बोलिए आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए ईमानदारी से। अब मैंने बोला था कि ये पायरुविक एसिड, अब ध्यान सुनो, यही तो सीन क्रिएट कर दिए, ये ग्लूकोज आया और टूट गया पायरुविक एसिड में, क्लियर बेटा जी। और इस प्रोसेस में मुझे 2NADH2 मिल गया और नेट गेन 2 ATP मिल गया। बोलो हाँ या ना। अब बेटा जी ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा इस सेल के अंदर, एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगी? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में जैसे ही इंटर करेगा, यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगी और फिर पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा, यानी डिफरेंट लेवल पर ऑक्सीडाइज होकर के पायरुविक एसिड ATP और NADH2 समझ में आ गया। बट एक बात याद रखना, पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं बन सकता। पायरुविक एसिड को सबसे पहले इंटर करने के बाद मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक और फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज होना पड़ेगा, जिसका नाम है एसिटाइल OA, है ना, एसिटाइल OA। उसी को कहते हैं बेटा जी लिंक रिएक्शन, और ये एसिटाइल OA जाकर के क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बनेगा। क्लियर? चलिए, हमने ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना लिया। अब पायरुविक एसिड, ये देखो जो पायरुविक एसिड है बेटा जी, ये डायरेक्ट इंटर नहीं करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल, है ना, OA में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल OA 2 कार्बन कंपाउंड है, मतलब मुझे 1 कार्बन का धुआं उड़ाना है बेटा जी, तो यहाँ पर एक CO2 बाहर निकाल दो इस प्रोसेस से। दूसरा, यहाँ पर NAD का गेन रिडक्शन कराओ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो एक चीज का रिडक्शन होना चाहिए, है ना, तो NAD रिड्यूस होकर बना देगा NADH2। क्लियर? और यहाँ पर एक कोएंजाइम A भी काम करेगा, और ये रिएक्शन चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल OA में, और तब जाकर वहां से क्रेब्स साइकिल रन करेगी। क्लियर बेटा जी? तो याद रखिएगा, अपने पास कितने पायरुविक एसिड हैं? बोलो 2 पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर NADH2 कितने बन गए? 1 नहीं 2। एक पायरुविक एसिड जब स्टील कोएंजाइम में A में कन्वर्ट होगा तो 1 NADH2, दूसरा जब इसमें कन्वर्ट होगा दूसरा NADH2, यानी अपने पास बेटा जी 2 NADH2 की प्राप्ति हो गई। इतनी बातें समझना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब बेटा जी एसिटल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल करने के लिए तैयार है। मैं आज पूरा समअप कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो एसिटाइल OA है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बेटा जी, ये एसिटाइल OA जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनेगा, इस मैट्रिक्स के अंदर इस एसिटाइल OA को एक्सेप्ट करने वाला एक मॉलिक्यूल है, केमिकल कंपाउंड है, जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द 4 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल कोएंजाइम इज द 2 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा जी एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा इसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैंने बोला ना, अब एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल करने जा रहा है ना। यहाँ पर बन जाएगा साइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी? सिट्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। उसके बाद आइसोसाइट्रिक एसिड बन जाएगा,
ये देखो यहाँ पर शुरू हो चुका है क्रेब्स साइकिल। मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हूँ। आज का मेरा मोटो यही है कि NADH2, FADH2 और ATP कैलकुलेट करना सिखाएंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग UTC पढ़ेंगे तो हमें पता होने चाहिए ना कि कितने ATP कितने NADH2 कहाँ बने हैं, है ना बेटा जी। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन किया, बन गया सिट्रिक एसिड, फिर आइसोसेक्टिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटेट यहाँ पर बन जाएगा, है ना। यहाँ पर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा बेटा जी। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद मैंने बताया था क्या बनेगा, सक्सिनाइल को ए बन जाएगा, देन यहाँ पर बन जाएगा बेटा जी सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, जल्दी बोलिए, यस, फ्यूमरिक एसिड बनेगा। फ्यूमरिक एसिड से क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड बनेगा, और मैलिक एसिड से अगेन OA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा। मैं रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में ये सारी बातें डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जो बच्चे नहीं दिखे थे क्रेब्स साइकिल वीडियो को जरूर डेफिनेटली देखेंगे। तो एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑक्सैलोएसिटिक सिट्रिक एसिड, आइसोसेट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, OA। आज मुझे ये नहीं देखना है कहाँ क्या बन रहा है, बस आज ये देखना है कि ATP और NADH2 कितने बन रहा है ना। अब चलो, मैंने आपको बताया था कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से ठीक ऊपर एक NADH2, ठीक नीचे एक NADH2, है ना। तो यहाँ पर NAD का होगा रिडक्शन और NAD रिड्यूस होकर बन जाएगा NADH2। एक NADH2 यहाँ बन गया। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के ठीक नीचे दूसरा NADH2 बना लो, तो NAD का रिडक्शन होगा और NADH2 बन जाएगा। इतनी बात समझना है बेटा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो GTP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और वो कन्वर्ट हो जाता है GTP। अल्टीमेटली GTP 1 ATP के इक्विवेलेंट होता है, तो कुछ बुक ADP में आईपी जोड़कर ATP भी बनाती है, तो आप कंफ्यूज ना होना, है ना। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब फ्यूमरिक एसिड बन रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जहां पर F वाला कंपाउंड बन रहा है वहीं पर F की चीजें भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर FAD में FAD का रिडक्शन होगा और ये बन जाएगा FADH2। बातें समझ में आ गई बेटा जी। कुछ नहीं बनेगा फ्यूमरिक एसिड से, मैलिक एसिड से कुछ नहीं बनेगा। मैलिक एसिड से जब OAs आ रहा है तो अगेन लास्ट स्टेप पर याद रखिएगा NAD का अगेन रिडक्शन होगा और NADH2 बना देगा। समझाना था आज की क्लास में, इसी का तो कैलकुलेशन बताना है, पूरी कैलकुलेशन इसी का खेल है। तो अब हमें बताएं, मुझे स्टेप नहीं याद कर दिया, अब बताएं क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 बने, 1 2 3, कितने ATP बने, यहाँ पर 1 ATP बने ना, 1 ATP। कितने FADH2 बने, 1 FADH2। एक बात बताओ बेटा, 1 एसिटिल कोएंजाइम ए के इंटर से क्रेब्स साइकिल रन करने से 1 FADH2, 3 NADH2, 1 ATP बन रहे हैं। अपने पास कितने एसिटिल कोएंजाइम है, जल्दी बोलिए, 2, क्योंकि कितने पाइरुविक एसिड थे, 2, तो 2 पाइरुविक एसिड, 1 पाइरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा, दूसरा भी एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा। तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करेगा कितना, तो 2, इसका ट्वाइस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 2 FADH2 बेटा जी, कितना हो जाएगा, 6 NADH2 और 2 ATP, बोलो हाँ या ना। तो क्रेब्स साइकिल के इतने प्रोडक्ट हो गए। अब मैंने आपसे बोला था कि 1 FADH2 कितने देते हैं, 2 ATP, है ना, और 1 NADH2 कितने देते हैं, 3 ATP। तो यहाँ पर देखो 2 into 2 कर देंगे और 3 into 6 कर देंगे, तो कितना हो गया, 4 ATP यहाँ से, 18 ATP यहाँ से आ जाएगा बेटा, जो 2, 18 4 कितना हो गया,
22 और ये 2 यानी 24 एटीपी तो केवल क्रेब साइकिल से आएगा। ये कब आएगा कल की क्लास में बताऊंगा। FADH2 और NADH2 जब इंटर करेगा ETC का हिस्सा जब बनेगा तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर यहाँ से एक FADH2 2 ATP बनाया जाएगा और 1 NADH2 से 3 ATP बनाया जाएगा। क्लियर बेटा जी? तो क्रेब साइकिल में देखा जाए तो कितने ATP मिल रहे हैं? 26। तो अभी अब फाइनल टच देते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक बेटा जी हमने क्या क्या देखा है याद कीजिए। हमने कितने NADH2 और कितने FADH2 फाइंड कर लिए जरा ध्यान से। ग्लाइकोलाइसिस का कितना था जल्दी बोलिए? 2 NADH2 बोलो हाँ या ना। फिर लिंक रिएक्शन का कितना था? अच्छा 2 ATP भी था ना, 2 ATP। लिंक रिएक्शन का कितना था बेटा जी? लिंक रिएक्शन मैंने बताया ना कि जब पायरुविक एसिड एस्टर को A में कन्वर्ट होगा उसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। देन एस्टर को एक क्रेब साइकिल करेगा तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH2। क्रेब साइकिल में कितना था? क्रेब साइकिल में 3 NADH2 2 FADH2 और 2 ATP। बोलो हाँ या ना बेटा जी? इतना चीज हमें गेन हो गया है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल देखिए 2 ATP यहाँ से और 2 तो कितने हो गए? 6 8 ATP यहाँ से आ जाएंगे और 24 ग्लाइकोलाइसिस से, है ना? यानी 24 और 8 कितने हो गए बेटा जी? 32 और लिंक रिएक्शन से कितने आ जाएंगे? 6 ATP। लिंक रिएक्शन से कितने आ जाएंगे? 6 तो कितना होगा? 38 ATP मिलेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है याद रखिएगा किससे कितना NADH2 और FADH2 मिल रहा है, तब जाकर कल की क्लास में हम लोग FAD और NADH2 से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ले जाकर के ATP बनाएंगे तो मुझे 38 ATP मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने आपको आज की क्लास में ATP कैलकुलेशन सिखाया कि कैसे ATP कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर कितने NADH2 और FADH2 मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर और आप इस नॉलेज को और लोगों के पास पहुंचाइए ताकि इस बेहतरीन नॉलेज का आपको सुविधा घर बैठे मिल सके, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मांगिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और लिंक को शेयर कीजिए बेटा जी ताकि हर लोगों के पास वो नॉलेज पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।